हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री के, और पर्टिकुलर पार्ट जो है वह पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम कवर करेंगे। तो मौर्योत्तर काल को कवर करेंगे। यहाँ से जितने भी एग्जाम्स में चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपी हो, या फिर यूपीएससी हो, और जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें यूपी पुलिस, तो सारे एग्ज़ाम से इन जो चैप्टर्स हैं, इसका जो पर्टिकुलर पोर्शन है पोस्ट मॉडर्न पीरियड से, मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इन क्वेश्चनों को कवर करने के बाद आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ डिटेल्स भी बताता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है। तो यहाँ करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछी है कि किस हिसाब से जो विदेशी आक्रमण हुए थे मतलब कब, मौर्योत्तर काल में। तो यहाँ ऑप्शन ए देख रहे होंगे आप, यूनानी, शक, कुषाण या पहलव। तो ऑप्शन बी, शक, कुषाण, यूनानी या पहलव। तो हमें पता है कि जब मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण होते हैं तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण जो है आए थे। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हिंद यूनानी। तो यहाँ आपको नाम में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हिंदू थे या यूनानी थे। तो क्या हुआ आपको नाम में, शक। तो पहले हिंद यूनानी आए, फिर आपको शक हुआ, और शक कैसा हुआ कि पहले कौन आया, तो पहले मतलब पहलव, और फिर कुषाण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान और ऑप्शन डी सहजयान। तो यहाँ हमें पता है व्हेन कनिष्क केम टू द पावर इन 78 एडी, कनिष्क वाज परसिक्यूटेड बाय द बुद्धिज्म पीपल, और इसी के चलते उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। और हमें साथ में यह भी पता है कि कनिष्क जब कश्मीर वाले इलाके में अपना शासन कर रहा होता है तो वहाँ पर इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसको भी आयोजित किया था। और यहीं पर जो बुद्धिज़्म था वो बुद्धिज़्म वाज बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो महायान जो शाखा थी उसको कनिष्क ने अपनाया था, और उसी का प्रचार प्रसार जो है उसने सेंट्रल एशिया और उसके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, त्रातार मुक्तिदाता मतलब लिबरेटर की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी। कुषाण, पार्थियन, शक या हिंद यवन। तो त्रातार या मुक्तिदाता, जिसे हम लिबरेटर कहते हैं, इसकी उपाधि शक शासकों ने धारण की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली के सम्मिश्रण से विकसित कला कौन सी थी। तो ऑप्शन हेलेनिस्टिक आर्ट, मथुरा कला, गांधार कला या नागर कला। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हिंद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उनके पास उनकी खुद की कला थी, और दैट इज़ कॉल्ड हेलेनिस्टिक आर्ट। तो उनकी खुद की जो इंडिपेंडेंट कला थी वह हेलेनिस्टिक आर्ट थी, और भारतीयों के पास भारत शैली थी। तो इन दोनों के कल्चर जब आपस में मिले तो इनकी दोनों की कलाएं आपस में मिली, और हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय आर्ट के मिलने से एक नई शैली विकसित हुई, वह कहलाती है गांधार कला। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नानाघाट अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कलिंग अभिलेख या हाथी गुफा अभिलेख। तो मैं आपको बता देता हूँ, कलिंग नरेश जो खारवेल थे वह सबसे पहले चेदी वंश के शासक थे। तो चेरी वंश या चेदी वंश के शासक थे। लेकिन यहाँ मैं अगर ऑप्शंस में देखूँ नानाघाट अभिलेख, तो नानाघाट अभिलेख रानी नग्निका का था। यह किसके थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सातवाहन वंश से यह थे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था, जिसमें कि उसने नहर का निर्माण कराया था, या फिर मैं कहूँ तो जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार कराया था। कलिंग अभिलेख अशोक से संबंधित है, लेकिन जो कलिंग का हाथी गुफा अभिलेख है वह संबंधित है राजा खारवेल से। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वीडियोज़ में पढ़ाई हैं, वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो ईसाई या फिर क्रिश्चियन मिशनरी जो है सेंट थॉमस भारत आया था। ऑप्शन ए मेनेंडर, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी गोंडोफर्नेस, ऑप्शन डी कनिष्क। तो जो सेंट थॉमस था क्रिश्चियन मिशनरी, यह आया था गोंडोफर्नेस के राज में। तो यह गोंडोफर्नेस के राज में आया था, और गोंडोफर्नेस जो है यह कहाँ से बिलोंग करते थे, यह करते थे पहलव वंश थे, या फिर ये थे
पार्थियन। तो इसी के समय पर सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी जो है सेंट थॉमस भारत आया था। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह थी कि यह भारत पर क्रिश्चियन का प्रचार करने आया और भारत में ही यह मर गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी गांडोफर्नेस, ऑप्शन सी रुद्रदमन या ऑप्शन डी मेनेंडर। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो मेनेंडर जो था यह हिंदी यूनानी था, रुद्रदमन शक शासक था और गांडोफर्नेस जो था यह पार्थियन था और कनिष्क जो था वह कुषाण काल से संबंधित था। तो शक शासक रुद्रदमन ने सबसे लंबा विशुद्ध संस्कृत का मतलब प्योर संस्कृत का अभिलेख जो है जारी किया था। और यह कहाँ था? यह वही था जूनागढ़ अभिलेख। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यही सबसे पहला अभिलेख था जो कि प्योर संस्कृत में लिखा गया था। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव, जिसको हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन, मौर्य, चोल या गुप्त? तो यह जो व्यवस्था थी बौद्ध भिक्षुओं को या ब्राह्मणों को घर मतलब मकान दे देना या फिर गांव के गांव दे देना या फिर ज़मीन दे देना, एक्चुअली हुआ क्या था, जब अशोक का काल था तो उस समय पर बौद्ध धर्म काफ़ी ऊपर बढ़ चुका था। तो उसकी वजह से उस धर्म को पीछे करके हिंदू धर्म को आगे लाने के लिए कुछ वंश उभर कर आए थे, जिसमें से कि ये सातवाहन वंश एक वंश था। तो सातवाहन वंश के लोगों ने क्या किया, अब जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे और ब्राह्मण होते थे उनको करमुक्त भूमि या गांव के गांव दान दे दिए जाते थे और इस प्रकार से गांव के गांव दान दे दिया जिससे कि जो ब्राह्मण होते थे उनके पास बहुत सारे गांव मिलकर एक प्रकार का शासन हो जाता था। तो राजा के नीचे राजा वही कहलाती है सामंती व्यवस्था। तो यह शुरू किया था सबसे पहले सातवाहनों ने, लेकिन गुप्त काल में जाकर यह अपने चरम पर था। तो इसकी शुरुआत सातवाहनों ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? मतलब विक्रम एरा 72 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व? तो विक्रम संवत जो था एक्चुअली हुआ ये था कि जब शक भारत में शासन कर रहे थे तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया था और इसी पराजित करने के बाद उसने खुशी में खुद को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और साथ में ही विक्रम संवत कैलेंडर चलाया था। तो यह था 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी इसका सही है। और यह जो विक्रमादित्य की उपाधि उसने धारण की थी यह इतनी फेमस हो गई थी जैसे रोम में सीजर की उपाधि थी। तो उस प्रकार से जैसे रोम में सीजर की उपाधि फेमस थी ऐसे ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी और हम भारतीय इतिहास में 14 से भी ज़्यादा विक्रमादित्य पाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही है, 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए चतुर्थ बौद्ध संधि, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर बौद्ध धर्म का प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय या फिर गांधार शैली? तो कनिष्क जो है 78 एडी में जो है शासन करता है और कश्मीर वाले इलाके में शासन कर रहा होता है। तो इसी समय पर यह क्या करता है, कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है और उसी के चलते बौद्ध धर्म की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वह बुद्धिस्ट काउंसिल वाज बुद्ध धर्म वाज बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स, वन इज हीनयान एंड सेकंड इज महायान। तो इसने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था और खुद महायान शाखा से यह जुड़ गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़।